हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर से। और इस चैप्टर में बड़े दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही इजी सॉल्यूशन होगा। तो आज के क्वेश्चनों का इजी सॉल्यूशन सीखेंगे बहुत ही खतरनाक अंदाज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। देखो, तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग, यहां पर हमने तीन क्रमागत समपूर्णांक लिए हैं, तो इन तीनों का योग 54 है। तो देखो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग दिया हो, तीन का दिया हो, चार का दिया हो, पांच का, छह का, जितने भी समपूर्णांकों का योग दिया हो, उस योग को उन्हीं समपूर्णांकों की संख्या से भाग कर देते हैं। देखो, तीन का योग दिया है तो तीन से ही हम इसको 54 को भाग करेंगे, और जैसे ये इससे डिवाइड होगा तो हमारा बीच का समपूर्णांक हमें ज्ञात हो जाएगा। तीन से डिवाइड करते हैं, तीन ही कम तीन, दो बच गया, तीन अटे 24, 18 बाय डिवाइड हुआ है, तो हमारा बीच का क्रमागत समपूर्णांक हमें प्राप्त हो गया है 18। और जैसे हमें 18 प्राप्त हुआ है तो इससे अगला समपूर्णांक हो गया 18 दो 20। इससे पहले का पूर्णांक हो गया 18 में से 2 घटाएंगे 16। तब इस प्रकार हमें तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 प्राप्त हो जाता है, और जिसमें तीन क्रमागत समपूर्णांक भी हमें ज्ञात हो जाते हैं, 16, 18 और 20। तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक हमें बताना है, तो सबसे छोटा पूर्णांक है हमारा 16, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी है 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सात क्रमागत विषम पूर्णांक, देखो यहां पर विषम पूर्णांक लिए हैं 7, जिनका योगफल है 133। तो इस प्रकार हम सात क्रमागत विषम पूर्णांकों को नोट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सभी का योग दिया है 133। और जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, जितनी भी संख्याओं का योग दिया है उन्हीं कुल संख्याओं से योग को डिवाइड कर देते हैं, और तब हमें बीच का पूर्णांक हमें ज्ञात हो जाता है। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 6 बच गया, हो गए 63, 7 नम 63। तो यह 19 बार डिवाइड होता है, तो यहां से हमें बीच का पूर्णांक हमें ज्ञात हो जाएगा। 3 यहां से छोड़ देंगे, 3 इधर से, तो इस प्रकार हमें बीच का पूर्णांक हमें 19 प्राप्त हुआ है। तो इसमें न्यूनतम विषम पूर्णांक पूछा है। देखिए, 7 क्रमागत विषम संख्या, इससे पहली विषम संख्या हमारी 17 है, इससे पहली हमारी 15 है, और इससे पहली हमारी है 13, और यही हमारी सबसे छोटी विषम पूर्णांक होगी 13। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी 13। यदि यह इसमें सबसे बड़ी विषम पूर्णांक संख्या पूछेगा तो 19 के बाद होता है इसमें 21, 21 दो जोड़ेंगे 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे 25। तो इस प्रकार हमारी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो कि विषम है वह 25 है। तो इस प्रकार हम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमागत संख्याएं जो 3 से विभाजित है। देखो, यहां पर तीन क्रमागत संख्याएं बताई है, और इसमें इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि जो 3 से विभाजित होती हो उनका योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो देखो, तीन क्रमागत संख्याएं हम इस प्रकार नोट करेंगे, और तीनों का योग 72 दिया है। तो यहां पर हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो करते हैं 3 से डिवाइड। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। देखिए, तो यहां 3 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है 24 है। अब इससे पहले 3 से डिवाइड होने वाला नंबर हमारा 21 होगा, और 3 से डिवाइड होने वाला अगला नंबर जो होगा वो 27 होगा। तो इस प्रकार हमारी तीन क्रमागत संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है और उन सभी का योग 72 होगा।
तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी आएगी 27। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम यह भी देख सकते हैं कि तीनों संख्याओं का योग 72 होता भी है या नहीं। तो देखिए 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7, 72 हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डैश 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 प्लस 200 का योग बताओ। देखो ये दी गई संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं जो कि 101 से आरंभ है। ये 101, 102, 103 प्लस 104 इस तरह से प्लस 200 तक की लिखी गई है और इन संख्याओं का योग पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो इन सभी का योग ज्ञात करने का बहुत ही सरल तरीका है। फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट की संख्या यानी कि पहला नंबर और लास्ट के नंबर को हम जोड़ लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और मल्टी n अपॉन 2। इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चनों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ हो गया 101 और 102 को जोड़ेंगे, ये हो गया 301 गुणा n/2। n यहां पर कुल पदों की संख्या दर्शाई गई है। तो हम देख लेते हैं 101 से लेकर 200 तक कुल पदों की संख्या कितनी हो गई। तो 101 से 200 तक कुल पदों की संख्या है 100। तो n के स्थान पर रखेंगे 100 और बटे 2। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। 2 से 100 को डिवाइड किया जाएगा 50 बार और 50 व 301 की गुणा करेंगे 0, 5 की गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 0 0 और 5 दिए 15। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 15,050। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर है 15,050। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश प्लस 10 बराबर 55, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। इसका मतलब यह है, तो हमें 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 डैश प्लस 60 तक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें इस दिए गए नंबर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है कि ये 6 के मल्टीपल वाली संख्या है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो यहाँ पर दिए गए संख्याओं में 6 कॉमन बन जाता है। तो आइए हम कॉमन लेते हैं इन सभी संख्याओं में। इन सभी संख्याओं में 6 कॉमन होता है और कॉमन से इन संख्याओं को बारी बारी भाग करेंगे। 6 कम 6 1 बचेगा, प्लस 6 दूनी 12 2, प्लस 6 तिये 18, प्लस इसी प्रकार 6 दाम 60। तो इस प्रकार इन संख्याओं में 6 का अंक कॉमन लेने से हमें प्राप्त होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 10 तक का मान ज्ञात होता है। और जो कि हमें क्वेश्चन में यह सब दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 10 प्लस 10 का योग हमें 55 दिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और उसमें 6 की गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणा 55। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 पंजे 30 और 3 33। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 330। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर होगा 330। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को।
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेस प्लस 48 प्लस 49 प्लस 50। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 से लेकर क्रमागत संख्याओं का योग 50 तक दिया है और 50 के बाद फिर क्रमागत के रूप में संख्याएं घटती जा रही है। 50 के बाद 49 48 47 प्लस प्लस डेस 3 प्लस 2 प्लस 1 तक वापस फिर घटती हुई दिखाई दे रही है। तो देखो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि दो सीरीज बन रही है। फर्स्ट इधर से तो वह सीरीज क्रमागत संख्याओं का योग चल रही है 50 तक, उसके बाद 50 से घटती हुई चल रही है 1 तक। तो जब भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है तो इसमें जब हम इन सभी का योग ज्ञात करते हैं तो जो भी बड़ा अंक होता है उसी बड़े अंक का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखो इधर से हमारा बड़ा नंबर 50 है और इधर से भी देख रहे हैं 50 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग ही हमारे क्वेश्चन का योग होगा। तो देखो बड़ी संख्या हमारी 50 है तो 50 का वर्ग हो गया हमारा 2500 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2500। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का घन प्लस 6 का घन प्लस 7 का घन प्लस डेस प्लस 10 का घन का मान ज्ञात करो। देखिए बीच में से क्रमागत संख्याओं के घनों का योग पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत इजी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। देखिए इन सभी का हमें योग ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कि हमें बीच में से क्रमागत संख्याओं का घनों का योग दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। लास्ट नंबर देखेंगे हमारा 10 का घन है, तो हम 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग ज्ञात करेंगे। 1 से लेकर देखो 1 से लेकर 10 तक के घनों का जिस प्रकार हमें दिया है 1 का घन 2 का घन 3 का घन, इस प्रकार से 4 का घन प्लस 5 का घन, ऐसे 10 का घन। तो देखो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग ज्ञात करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट का नंबर देखते हैं 10 गुना अगला नंबर 11/2 का होल स्क्वायर। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि दिया गया लास्ट नंबर गुना अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर, और इसमें से हम घटा देंगे क्योंकि हमसे 5 से स्टार्टिंग पूछा है कि 5 का घन 6 का घन यहां से पूछा है, तो हम इसमें से टोटल में से घटा देंगे यहां तक का घन, 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 तक का घन का योग हम घटा देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 तक का घटाना है, 4 गुना अगली संख्या 5/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब ये 2 पंजे 10 11 पंजे 55 का वर्ग माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 का वर्ग 100। तो यहाँ पर हम 55 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 5 छंग 30। देखो 55 का वर्ग किया मैंने, 5 का 25, 5 से अगली संख्या 6 होती है, 5 छंग 30। तो 55 का वर्ग होता है 30 25 और माइनस 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो 30 25 में से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2925 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2925। ऑप्शन डी है 2925। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुपर खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए। देखो लैंग्वेज से कर रहे हैं कि कोई संख्या है, इसको हम दुगुना करके इसमें 9 जोड़ देते हैं और इस प्रकार प्राप्त संख्या का, ये इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। देखिए बराबर है 75 के,
तो संख्या बताओ। अब हमें संख्या मालूम करनी है, तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 25 बार कटेगा, 25 में से 9 घटाऊंगा तो हमारा मान बन जाएगा, देखिए 2a जमा 9 बराबर 25। तो 25 में से 9 घटाऊंगा, 2a बराबर हो गया 16, और 16 को 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, तो a बराबर 8। तो वह नंबर हमारा है 8, यानी कि वह संख्या है हमारी 8। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। तो देखो, जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाता है, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है दिए गई संख्याओं का योगफल और बटे उनका गुणनफल। ये इनका कॉन्सेप्ट होता है कि दी गई संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल। तो योग कितना दिया है हम देख सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 11 है और गुणनफल 18। तो योगफल हमने 11 लिखा और गुणनफल 18। अब ये कट नहीं पा रहे हैं, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 11 बटे 18। तो दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल हो गया 11 बटे 18। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 11 बटे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में अंतर 5 का है और उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। देखो, दो संख्याओं में अंतर a और b दो संख्याएं होती है, जैसे a और b दो संख्याएं है, a और b में दोनों में अंतर है 5 का और उन्हीं के वर्गों का अंतर, अब इन्हीं के वर्गों का अंतर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। उनके वर्गों का अंतर है 135। तो देखो, उनके वर्गों के अंतर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं वर्गांतर के कॉन्सेप्ट से, एक बार इनको जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो गया ये 135 के। अब यहाँ पर हम a माइनस बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, a माइनस बी का मान 5 है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, a प्लस बी का मान आ जाएगा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे 135 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 आ जाएगा a प्लस बी का मान। अब हमसे पूछा है तो संख्याओं का गुणनफल बताओ। अब हमें सबसे पहले उन दो संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर a माइनस बी बराबर दिया है 5 और a प्लस बी दिया है 27। अब हम इनको जोड़ेंगे, माइनस और प्लस बी कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 16, a का मान 16 हो गया। तो a का मान 16 में से 5 घटाएंगे 11, b 11 हो जाएगा, तो a बराबर 16 और b बराबर हो जाएगा 11। अब 16 व 11 दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल a और b के आपस में गुणा करेंगे, 16 गुणा 11 बराबर हो गया 11, 16 ही कम 16 हासिल 1, 16 ही कम 16 1 17। तो हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 176। ऑप्शन ए है 176। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उन दोनों का गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो गुणनफल में ही दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, तो उस गुणनफल के हम दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग 25 होना चाहिए। देखो, 144 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जिनका योग 25 होना चाहिए।
तो करते हैं 144 के, जैसे 12 गुणा 12 करेंगे, 12 12 144 होता है 12 की 12 में गुणा करने से, बट 12 और 12 को जोड़ने पर 25 नहीं आता है, तो इसलिए हम दूसरे फैक्टर्स करते हैं जो कि हमें पता है 18 8 144, ये भी होता है 18 8 144, लेकिन 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 26 होता है। तो अब हम इसके दूसरे फैक्टर करते हैं 16 9 144, तो देख लीजिए, और यही हमारे दोनों संख्याएं हमें प्राप्त करेगा। तो 144 के दो फैक्टर करेंगे, 16 9 144, तो 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 9 दोनों का योग हो गया 25। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों संख्याएं हो गई वे 16 व 9। अब पूछा है उन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो इनका अंतर हमें पता करना है। तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 7। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/9 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है उनका योगफल बटे उनका गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का योगफल और बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर योगफल बटे गुणनफल। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग दिया है 1/2, यहां से ले लिया मैंने व्युत्क्रमों का योग 1/2, और योग दिया है दोनों संख्याओं का 9, यहां पर रखूंगा 9, और बटे में दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखूंगा नीचे। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टी करूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टी गुणनफल एकम गुणनफल, बराबर 9 दूनी 18। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, उनका फैक्टर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम 18 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योग 9 होना चाहिए, जिनका योग 9 होना चाहिए। तो 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे और उनमें ये दोनों संख्याएं इन्हीं रूप में होनी चाहिए। तो देखो इसके फैक्टर करते हैं 3 छंग 18, तो 18 के फैक्टर हो गए 3 छंग 18, और दोनों का योग किया 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 9, दोनों की गुणा करेंगे 18, और दोनों के व्युत्क्रमों का योग आएगा 1/2। वैसे 18 के दूसरे फैक्टर भी होते हैं, जैसे 9 दूनी 18, देखो 18 के अन्य फैक्टर भी होते हैं 9 दूनी 18, लेकिन 9 और 2 को जोड़ने पर हमें उनका योग 9 प्राप्त नहीं होता है, इनका योग 11 होता है। तो हमें तो 18 के वे फैक्टर करने हैं जिनका योग 9 होना चाहिए, केवल वही फैक्टर करने चाहिए। तो 18 के फैक्टर हो गए 3 छंग 18, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे दोनों संख्याओं का योग 9 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए बी सी में देखते हैं कि वे 3 और 6 कहां पर है। तो ये दोनों संख्याएं होगी हमारी 3 व 6, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। देखिए एक अगर क्वेश्चन सही हल किया जाता है तो उसके लिए 4 अंक मिलते हैं, और यदि वह एक क्वेश्चन को गलत कर देता है तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया, यदि वह एक क्वेश्चन को गलत करता है तो उसके 5 अंक घट जाएंगे, सही अंकों में से उसके 5 अंक घट जाएंगे। 5 अंक कैसे घटेंगे? एक तो इस तरह से कटेगा कि उसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो इस प्रकार 1 अंक कम हो जाएगा, और जो गलत क्वेश्चन हो रहा है वह 4 अंकों का है, 4 अंक वे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को गलत करने से उसके 4 अंक गलत हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, और उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया।
तो देखिए यदि उस पेपर में कुल 75 प्रश्न है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 75 क्वेश्चन का जो पेपर है वो हो जाएगा 75 चौका 300 अंकों का पेपर हो जाएगा। तो पेपर देखते हैं हम कितने अंकों का होता है। तो पेपर होगा 75 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है, तो 75 चौका 300 अंक, तो 300 अंकों का पेपर होगा और उसमें से उसने 125 अंक प्राप्त कर लिए। तो 125 अंक उसने प्राप्त किए। 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 2 घटाया 7 और 2 में से 1 घटाया 1। तो इस प्रकार उसके 175 अंक गलत हो गए हैं। तो यहां पर लिखेंगे 175 अंक गलत, और गलत के बराबर हम गलत लिख लेंगे। हमारे गलत क्वेश्चनों का आंसर आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन गलत करने से उसके 5 अंक गलत हो जाते हैं, तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 तिये 15, 2 5 पंजे 25। तो यहां पर हमें मालूम हो गया उसके पीछे 35% गलत हो चुके हैं। तो उसने पूछा है सही प्रश्नों की संख्या। तो हमें सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। सही प्रश्नों की संख्या 75 प्रश्नों में से 35% गलत हो चुके हैं, तो 75 माइनस 35 40, तो 40 सही प्रश्नों की संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी ने उस पेपर में 40 प्रश्नों को सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दुगने गलत हल किए। तो देखिए सही सवाल और गलत, सही से दुगने गलत किए उसने। सही 1 है तो गलत हो गए दुगने। यदि उसने 48 सवालों को हल किया है, देखिए 48 सवालों को हल किया है टोटल, सही गलत टोटल मिलाकर 48 सवाल है, तो यहां पर हमारा टोटल हो गया 2 और 1 3। 3 से 48 को डिवाइड किया जाएगा, 16 बार कटेगा, तो सही प्रश्नों की संख्या आ गई 16 और गलत प्रश्नों की संख्या आ गई 16 दूनी 32। तो 32 और यदि 16 को जोड़ा जाए तो वही हो गए, टोटल 48 प्रश्न हो गए। तो इसमें पूछा है सही सवालों की संख्या ज्ञात करो। तो सही सवालों की संख्या थी उसकी 16। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 16, ऑप्शन ए है 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति थे और वे एक समूह में मिलकर यात्रा कर रहे थे। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान था तो समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात करो। यानी प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान तय किया गया था और वह टोटल 1200 सैनिकों का समूह था, तो उसमें कप्तानों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए जैसे 1200 टोटल हमारे सैनिक है और वे किस तरीके से बटे हुए हैं, तो प्रत्येक 15 सैनिकों पर कितने सैनिक, 15 सैनिकों पर कप्तान 1 था। देखिए कप्तान की संख्या 1 थी। तो देखो टोटल कप्तान और सैनिकों की संख्या मिलाकर 1200, तो हमारे यहाँ सैनिक और कप्तानों की संख्या मिलाकर 16 है। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 सत्ते 112, 8 बच गया, 16 पंजे 80। और इस प्रकार यदि हमसे सैनिकों की संख्या पूछेगा तो सैनिकों के अनुपातिक मान में गुणा करेंगे, कप्तानों की पूछेगा तो यहाँ पर गुणा करेंगे। तो हमसे पूछा है समूह में कप्तानों की संख्या कितनी थी, तो 75 की गुणा करेंगे 1 में, 75 एकम 75, तो कप्तानों की संख्या थी 75। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी 75। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 आता है। देखो किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है, तो भाजक संख्या को हम इधर लिखेंगे और शेष संख्या को हम इधर लिखेंगे। 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है जब इस भागफल को
2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, शेषफल 1 आता है। यदि आरंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। अब हमें सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी होगी, और जब हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी यहां से, तो उस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हमारा कार्य हो गया यहां से संख्या को ज्ञात करना। तो देखो भाजक संख्या शेषफल, भाजक संख्या शेषफल, तो यहाँ पर 1 लिखकर हम भागफल को मान लेते हैं। यहाँ पर 1 भागफल के रूप में माना जाता है, और ये भाजक संख्या हो गई हमारी। तो भाजक और भागफल की गुणा करेंगे और उसके बाद इसमें शेष को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या बनती चली जाएगी। कैसे देखो, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे 3। अब इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे 3 तिये, इधर की गुणा करेंगे, इधर ये शेषफल जोड़ेंगे, 3 तिये 9 और 1 जोड़ेंगे 10। देखो 3 तिये 9 और 1 जोड़ेंगे 10। तो ये जो 10 प्राप्त हुआ है ये हमारी संख्या हमें ज्ञात हो गई है। तो 10 हमारी संख्या है। अब पूछा जा रहा है कि यदि आरंभिक संख्या को, यानी कि उस दी गई 10 संख्या को जो हमने ज्ञात किया है संख्या 10, यदि उस 10 को 6 से भाग दिया जाए, देखो 10 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। तो 6 एकम 6, शेष बचेगा 4। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि शेष 4 होगा। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, शेषफल 4। एक बार फिर देख लीजिए, एक साइड में भाजक संख्या, दूसरी साइड में शेषफल संख्या। देखो 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक भागफल के रूप में लिख लेते हैं, और 2 एकम 2 इनकी गुणा भाजक व भागफल की गुणा शेषफल जोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 3 तिये 9 और 1 जोड़ेंगे 10। तो इस प्रकार हमें यहाँ से वह संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो हमारी संख्या 10 है। अब उसने कहा कि इस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो अब हम 10 को 6 से भाग करेंगे तो शेष हमारा 4 आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, शेषफल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 से भाग देने पर शेषफल 1, 1 और 6 शेष रहता है। तो यह भी क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। देखो 2 से भाग देंगे शेषफल 1, फिर 3 से भाग देंगे शेषफल 1 बचता है, और फिर 7 से भाग देंगे शेषफल 6 बचता है। तो यहाँ पर हम एक भागफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहां से हम इस प्रकार संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखो 7 एकम 7 और 6 13, फिर 13 तिये 39 और 1 40, फिर 40 दूनी 80 और 1 81। तो इस प्रकार हमारी संख्या आ गई 81। तो वह संख्या हमारी है 81। तो हमारी संख्या आ गई 81। अब पूछा गया है कि उस संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यदि इस संख्या 81 को 42 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा हमारा 39। देखो 42 एकम 42, 11 में 2 गए 9, 7 में तो 4 गए 3, तो शेषफल 39 आता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी 39। बहुत सुपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने किया है। भाजक संख्या इधर, शेषफल इधर, भाजक इधर, शेषफल इधर, भाजक इधर, शेषफल इधर, और यहाँ पर बीच में जो 1 लिखा गया है वह भागफल के रूप में है। तो यहाँ पर हमारा भाजक भागफल की गुणा 7 एकम 7 6 13, फिर 13 तिये 39 और 1 40, फिर 40 दूनी 80 और 1 81। तो वह संख्या 81 है, और इस संख्या 81 को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल 39 बचेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 39। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 प्राप्त होता है।
और इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल ज्ञात करो। तो देखो इसी संख्या को यदि हम 8 से भाग करेंगे तो शेष ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखो पहली कंडीशन में किसी संख्या द्वारा मतलब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। तो देखो पहली कंडीशन में भाग देने पर जो शेष बचता है उस शेष को ही हम 8 से भाग दे देते हैं, तब हमें नया शेष ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शेष हमारा 29 है, 29 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा 8 तिये 24, शेष बचेगा 5। तो शेष बचेगा 5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखो किसी संख्या को 50 से भाग देने पर 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। देखो किसी नंबर को 56 से भाग देने पर भागफल 1 और शेषफल यहाँ लिखेंगे हम 29। तो इस प्रकार हम वह नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम, देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। 56 × 56 और शेषफल जोड़ लेंगे 29 को तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 56 29 जोड़ेंगे हम, देखो 56 और 29 को जोड़ेंगे 9 6 15 80 1 6 2 8 85 हो गई वह संख्या। देखो यहां से हमने संख्या को भी ज्ञात कर लिया है। अब यदि इस संख्या को हम 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 85 को 8 से भाग देंगे तो शेषफल होगा 8 दाई 80, 8 दाई 80। तो शेषफल होगा हमारा 5। 8 दाई 80, 85 में से 80 घटाएंगे 5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 5। देखो मैंने इसको नए तरीके से भी दिखाया है इसको, और यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक से भी दिखाया है कि शेष को ही जो शेष 29 प्राप्त होता है इसको ही हम 8 से अगर भाग देंगे तो हमें शेष प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम इस मेथड को दूसरे तरीके से करते हैं तो यहाँ से हमें संख्या भी ज्ञात हो जाएगी कि वह कौन सी संख्या है, उस संख्या को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और फिर उस संख्या को 8 से भाग देने पर हम शेष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 5 6 स्टार 9 4 2 यह एक नंबर है। तो इस नंबर में लुप्त अंक बताओ ताकि यह संख्या 11 से विभक्त हो जाए। तो देखो दी गई संख्या 11 से भाग करने के लिए कहा गया है। तो इसमें एक स्टार के स्थान पे हमें वह अंक ज्ञात करना है कि यदि हम उसको स्टार के स्थान पर रख देंगे तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 का कॉन्सेप्ट आप सभी को मालूम है कि यदि दिए गए नंबर के सम स्थान और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या उनका अंतर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम इनके विषम स्थान और सम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर देखते हैं। पहला स्थान विषम, ये सम स्थान, ये विषम स्थान, यहाँ पर ये सम स्थान होगा, विषम सम और विषम स्थान। तो सम और विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 11 से कट जाना चाहिए। तो देखिए पहले हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। 1 और 6 जोड़ेंगे 7, 7 और 9 जोड़ेंगे 16, 16 और 2 18। तो ये विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग हो गया 18। अब सम स्थान पर देखते हैं। सम स्थान पर 5 और स्टार, स्टार के जगह हमें मालूम नहीं क्या रखना है, फिलहाल 5 और 4 9। तो देखिए इनका अंतर हमें करना है 18। तो 5 और 4 9 ये जोड़ा और प्लस स्टार लिया मैंने। तो देखो इन दोनों
का योग सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग हमारा 9 प्लस स्टार है। तो अब हमें स्टार के स्थान पर वह अंक क्या लेना चाहिए जिससे इनका अंतर शून्य हो जाए। अब देखो 18 में से हम यदि 18 घटा देंगे तो अंतर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ 18 करने के लिए हम स्टार के स्थान पर 9 को लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस ये वाला 18 माइनस 9 और 9 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और फिर इनके अंकों के योग का अंतर हो गया शून्य। तो इस प्रकार यदि हम स्टार के स्थान पर 9 रखेंगे तो यह संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो स्टार के स्थान पर हुए अंकों का मान हो गया 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होगी? तो इस प्रकार देखिए आधार समान रहेगा सभी संख्याओं का, और घात हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में विषम संख्या से घात आरंभ होती है और क्रमागत चलती चली जाती है। जैसे 91 92 93 94, जैसे 11 ले लो, 11 12 13, इस तरह से विषम घात से आरंभ होती है और बेस यानी कि आधार सभी का समान होता है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन अगर आप हल करने चाहोगे तो वे सभी आसानी से हल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं में 4 की घात 91 को हम कॉमन लेते हैं। 4 की घात 91 कॉमन ले लिया। अब इस 4 की घात 91 से इस 4 की घात 91 को भाग करेंगे, एक बार कटेगा, प्लस 4 की घात 91 से 92 को भाग करेंगे, 4 की घात 1 रह गया, 4 की घात 2 रह गया, 4 की घात 2 16 हो जाता है, और 4 की घात 3 रह गया यहाँ पर। तो 4 की घात 3 64 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 4 की घात 91 से काटेंगे एक बार, फिर 4 की घात 91 से 91 ये काटेंगे 92, तो यहाँ पर घात 1 रह जाएगी, और 4 की घात 1 4, फिर यहाँ 93 से 91 घटाएंगे, 4 की घात 2, 4 की घात 2 को हम 16 लिख सकते हैं, यहाँ 4 की घात 3 रह जाएगी, उसको हम 64 लिखते हैं। अब इस प्रकार हम इस सभी को जोड़ लेंगे, 64 16 और 4 20, 16 4 20, 64 84 और 1 85। तो अब हमारा मान हो गया 4 की घात 91 गुणा 85। इतना हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसमें पूछा गया है कि इस दिए गए नंबर को विभाज्य करना होगा, तो इस नंबर को कौन सी संख्या विभाजित करेगी ये हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम और लिखेंगे, 4 की घात 91 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 90 गुणा 4 और गुणा 85, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे ही यहीं से भी हल कर सकते हो। देखो अब यहां से हमारी संख्या आसानी से कट जाएगी। तो पूछा गया है किस संख्या से यह विभाज्य होगी। देखिए 17 से भाग करके देखेंगे इसको, 17 पंजे 85, 5 बार विभाजित हो जाएगी, और 5 गुणा ये टोटल हमारा भागफल हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर 17 से विभाजित हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 17। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 66 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाता है तो शेष फल ज्ञात करेंगे। तो देखो 66 की घात 67 को जमा 67 को भाग करेंगे 68 से, तो शेष फल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक द्विपद प्रमेय का थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको हल कर लेते हैं, या इसको आप ट्रिक समझ लीजिए। देखो ये यहां पर मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। देखिए अब सही हो चुका है ये सवाल। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देते हैं तो शेष फल क्या होगा।
अब देखो यहाँ पर 68 करने के लिए, 68 से भाग करने के लिए यहाँ पर इसमें से एक ले लेते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 67 की घात 67 प्लस 1 प्लस 66। देखो 66 रह गया, ये यहाँ से इसको एक दे दिया मैंने, और 68 से हम इसको भाग करेंगे तो इस प्रकार ये इतना नंबर हमारा 67 की घात 67 जमा 1 68 से कर जाएगा, तो शेष बचेगा हमारा कितना 66। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 66। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 19 माइनस 1 किस संख्या से विभाज्य होगी। देखो 7 की घात 19 यह एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि यदि घात विषम है तो आरंभिक घात विषम 1 के रूप में लेते हैं, और यदि घात सम होती है तो आरंभिक घात सम संख्या 2 के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी घात है 7 की घात 19, तो विषम है ये घात, तो इस विषम की घात को हम 1 के रूप में लेते हैं। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 1 माइनस 1 को किस संख्या से भाग किया जाएगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। 7 की घात 1 मतलब 7 हो गया, और 7 में से 1 घटाएंगे 6, तो 6 प्राप्त हुआ है। तो इस 6 को किससे विभाजित किया जाएगा, 40 से नहीं, 21 से नहीं, 7 से नहीं, तो यह 6 से विभाजित किया जाता है। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसको विभाजित करने वाली संख्या है ऑप्शन डी 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ तथा गडरिया के समूह में 16 पैर है, यानी कि भेड़ और गडरिया के कुल 16 पैर है। तो देखो हम जानते हैं कि भेड़ के 4 पैर होते हैं, और गडरिया एक तरह से समझ लीजिए ये आदमी तो है ये गडरिया, तो आदमी के 2 पैर होते हैं, यानी कि गडरिया 2 पैर होते हैं गडरिया के। तो देखो भेड़ के 4 पैर और गडरिया के 2 पैर होते हैं, और इस समूह में टोटल इन सभी के 16 पैर हैं। कुल पैरों की संख्या दी गई है 16, जो शीर्ष संख्या से 10 अधिक है। तो देखो पैरों की संख्या इनकी दी गई है 16, तो हमें शीर्ष संख्या निकालनी पड़ेगी, और वो हम यहां से ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भेड़ और गडरिया के समूह में 16 पैर है, जो शिर की संख्या से 10 अधिक है। तो देखो ये 16 पैर जो है ये शिर संख्या से 10 अधिक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शिर से प्लस 10, अधिक के लिए प्लस लगाया, और ये 10 में 16 में से घटा दूंगा, 16 माइनस 10 बराबर शिर, तो शीर्ष संख्या हमारी हो गई 6। 16 में से 10 घटाएंगे 6, तो उनके शीर्ष संख्या है उनकी 6, यानी कुल मिलाकर भेड़ और गडरियों की कुल संख्या है 6, जो कि शीर्ष संख्या से हमें मालूम हो रहा है। अब हमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। देखो जिसकी संख्या पूछी है भेड़ों की संख्या पूछी है, तो इसको छोड़ देंगे, और यहां से हम क्वेश्चन को हल करेंगे गडरिया से। तो इसमें गडरियों की संख्या से हम इसको ज्ञात करेंगे। देखो शीर्ष संख्या में हम इसके पैरों की संख्या से गुणा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां भी आते हैं इस तरीके से ही क्वेश्चन हल करना चाहिए कि जिसकी संख्या पूछी है उसको छोड़ देंगे, दूसरे से उसको स्टार्ट करेंगे हल करना। तो इसके पैरों की संख्या से शीर्ष संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो देखो शीर्ष संख्या 6 है, और यहां गडरिया के पैरों की संख्या 2 है, तो इस प्रकार हमारे कुल पैरों की संख्या हो गई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ टोटल पैरों की संख्या दी गई है 16, और हमारे पैरों की संख्या आई है 12, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे।
16 में से 12 घटाएंगे 4, 16 में से 12 घटाएंगे 4, और यहां हम दोनों के पैरों का अंतर करेंगे। भेड़ के 4 पैर, गडरिया के 2 पैर होते हैं, तो 4 और 2 पैरों का अंतर हो गया हमारा 2, तो अंतर से अंतर को डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया है कि भेड़ों की संख्या है 2। तो भेड़ों की संख्या 2 है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी मैं आपको सेम इसी तरीके से हल कराऊंगा। अब देखो आप इस क्वेश्चन को भी कि यह क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हल होगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। देखो मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों के पैरों की संख्या होती है 2 और गाय के पैरों की संख्या हो गई 4। ये गाय के पैर है और ये यहाँ पर ये मुर्गियों के पैर हैं, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया है। और उनके सभी के कुल पैरों की संख्या है 140। कुल पैरों की संख्या है इन सभी की 140 और सिरों की संख्या 48 है। सिर संख्या 48 है। और इसमें पूछा है मुर्गियों की संख्या बताओ। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जिसकी संख्या पूछे उसको छोड़ देंगे, दूसरे से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो मुर्गियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम गाय से क्वेश्चन को हल करेंगे। गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 4 पैरों की संख्या सिरों में गुणा कर देंगे इसके ऐसे, तो यहाँ टोटल पैर आ जाएंगे 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 16, 3 × 19, 192 पैर हो गए। और दिए गए पैरों की संख्या है 140, दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर कर लेंगे, 52 हो गया दोनों का अंतर। और इसी प्रकार यहाँ पर हमारे दोनों के पैरों का अंतर हो गया 2। तो देखो अंतर से अंतर को डिवाइड कर देंगे, 2 से 52 को डिवाइड करेंगे, 26 बार कटेगा। 2 से 52 को 26 बार काटा गया है, अतः मुर्गियों की संख्या हो गई 26। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी 26। तो देखो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन A to Z सभी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन सिर पैर वाला आसानी से हल हो सकता है। तो इसको पॉइंट को ध्यान रखें।